Hello everyone, this is Rajesh Kumar. Welcome to my channel English Junction. Today we shall discuss the first chapter, A Letter to God from First Flight. This chapter has been written by Joel Fuentes. Before beginning the chapter, I would like you to brief the author of this chapter, Joel Fuentes. Joel Fuentes का पूरा नाम ग्रेगोरियो लॉपेज फ्यूएंट्स था। ग्रेगोरियो लॉपेज फ्यूएंट्स 17 नवंबर 1897 to 10th December 1966 was a Mexican writer. ग्रेगोरियो लॉपेज फ्यूएंट्स का जन्म 17 नवंबर सन 1897 को हुआ था और उनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1966 को हो गई थी। वह मैक्सिको के लेखक थे। He was one of the leading causes of the Mexican Revolution. वह मैक्सिकन रिवॉल्यूशन के प्रमुख कारणों में से एक थे। While working in his father's general store, he came in contact with farmers and laborers whose lives he later described through his writing. अपने पिताजी के जनरल स्टोर में कार्य करते समय जीएल फ्यूएंट्स किसानों के और मजदूरों के संपर्क में आए और उसके बाद किसानों के और मजदूरों के जीवनों के बारे में अपने लेखन के माध्यम से वर्णन किया है। Before beginning the main text of the story, I would like you to like, share and subscribe my channel so that you may keep on receiving the notifications of my latest videos. सबसे पहले मैं आप सभी को अ लेटर टू गॉड का मतलब बताना चाहूँगा। आप सब लोग अ लेटर टू गॉड टाइटल को सुनकर या देखकर थोड़े क्यूरियस हुए होंगे कि अ लेटर टू गॉड का अर्थ क्या है। एक पत्र ईश्वर के नाम। ये बड़ा सुनने में और पढ़ने में अजीब सा लगता है कि एक पत्र ईश्वर के लिए भी लिखा गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और अधिकतर किसान भारत में गरीब हैं। उनका पूरा जीवन प्रकृति पर आधारित है। अगर प्रकृति उनका साथ देती है तो वो ग्रो कर जाते हैं, अगर प्रकृति साथ नहीं देती है तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसी एक कहानी लैटिन अमेरिका में घटित हुई जिसको आज हम इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। What circumstances forced the farmer to write a letter to God? Who helped him and how? किन परिस्थितियों ने उस किसान को एक पत्र ईश्वर के लिखने के लिए मजबूर किया, ईश्वर के लिए लिखने के लिए? किस व्यक्ति ने उनकी सहायता की और कैसे की? उसके बाद उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? Let us find out these things through this chapter. The main text begins from here. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. The house. आप सोचिए हाउस से पहले दा लगाओ, इसका मतलब कोई खास घर है, पर्टिकुलर हाउस है जो कि संपूर्ण घाटी में इकलौता है और वो एक निचली चट्टान, इस तरह से चट्टान होती है, उसके शिखर पर ही बना हुआ है। क्रेस्ट का मतलब टॉप। तो वो जो घर है एक चट्टान के शिखर पर बना हुआ है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को, the field of ripe corn dotted with the flowers, corn का मतलब होता है मक्का, जो मकई का खेत था उसमें जो दाने पड़ चुके थे और जो पुष्प आ रहे थे पेड़ों के ऊपर, उसको वहां से देखा जा सकता था। और अच्छे जो पुष्प आते हैं इसका मतलब ये होता है कि फसल अच्छी होने वाली है। जैसे हमारे यहाँ कहावत होती है कि बाग में बौर अच्छा आ रहा है। बौर अच्छा आने का मतलब क्या? अगर पेड़ों पर फूल अच्छे आए तो आम भी अच्छे होंगे। उसी तरह से जब भी पेड़ों पर फूल अच्छे आते हैं इसका मतलब फसल अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। उसके खेतों को सिर्फ और सिर्फ इस बात की आवश्यकता थी या तो तेज वर्षा हो जाए या कम से कम बौछार तो पड़ी जाए। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. सुबह से ही लेंचो, लेंचो किसका नाम है? किसान का नाम, जिसकी कहानी हम इसमें पढ़ रहे हैं। वो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था। उसने सुबह से कुछ नहीं किया सिवाय उत्तरी पूर्वी दिशा की ओर। ऐसा माना जाता है कि जब भी
वर्षा के बादल आते उत्तर और पूर्व दिशा की ओर से आते हैं। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. उसने अपनी बीवी से कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि हमें पानी मिलने वाला है। और वो महिला शाम का भोजन बना रही थी। उसने कहा, ईश्वरीय इच्छा बलिए सी, अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो ऐसा अवश्य होगा। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner. जो बड़े लड़के थे उसके खेतों में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे लड़के थे उसके घर के बाहर ही खेल रहे थे, जब तक कि उस महिला ने सबको भोजन के लिए न बुला लिया हो। It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of big rain began to fall. यह भोजन के दौरान की बात है। जैसी कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिरने लगी। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. उत्तरी पूर्वी दिशा में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ उसके खेतों की तरफ आते हुए देखे जा सकते थे। The air was fresh and sweet. हवा काफी तरोताजा थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, These are not raindrops falling from the sky, they are the new coins. वह व्यक्ति किसी अन्य कारण से नहीं बल्कि उस वर्षा का सुखद आनंद लेने के लिए बाहर निकला, अपने शरीर पर उसका आनंद लेने के लिए निकला। और जब वह लौटा तो उसने स्तब्ध होकर कहा कि जो पानी की बूंदें गिर रही हैं वो पानी की बूंदें नहीं है, बल्कि ये नए सिक्के बरस रहे हैं। जो आकाश से पानी की बूंदें बरस रही हैं वो नए सिक्कों के समान हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी पानी की बूंद है उसकी कीमत उसने 10 सेंट लगाई और छोटी बूंद की कीमत उसने 5 सेंट्स लगाई। जिस तरह से हमारा पैसे चलता है उसी तरह से लैटिन अमेरिका में सेंट चलता है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. बड़े संतुष्टि के भाव से उसने मान लिया था कि उसकी जो फसल है और जो फसल पर पुष्प हैं वो सभी जो हैं वर्षा की चादर में ढक गए हैं। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. लेकिन एकाएक क्या हुआ, तेज हवा बहने लगी और तेज हवा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins. ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों के समान थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. जो उसके बच्चे थे, जो लड़के थे, उन्होंने अपने कपड़े उतारे, नग्न बदन हुए और वो दौड़कर वर्षा में उन जमे हुए मोतियों को उठाने के लिए जो बर्फ के टुकड़े थे दौड़ पड़े। It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. लेंचो ने कहा, अब स्थिति खराब होती जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये ओलावृष्टि जल्दी बंद हो जाएगी। It didn't pass quickly. ओलावृष्टि जल्दी बंद नहीं हुई। For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. लगभग 1 घंटे तक ओलावृष्टि उसके घर पर, उसके गार्डन पर, पूरी पहाड़ी पर, उसके जो मकई का खेत था उस पर और संपूर्ण वैली में लगभग 1 घंटे तक ओलावृष्टि होती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट। उसका खेत इस तरह से सफेद हो गया मानो किसी ने नमक की चादर से उसको ढक दिया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। उसके पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो मक्के का दाना था वो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों से पुष्प भी गायब हो गए थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो की जो आत्मा थी दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान समाप्त हुआ, ओलावृष्टि बंद हुई, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. जब ओलावृष्टि बंद हो गई तो वो अपने खेतों के मध्य में आकर खड़ा हुआ और उसने अपने बेटों से कहा, अगर टिड्डी दल की महामारी भी उसके खेतों पर आई होती तो शायद ओलावृष्टि से ज्यादा
छोड़ गई होती, ओलावृष्टि ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। आप देख सकते हैं टिड्डी किस तरह से होती हैं, ये सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह की टिड्डियां होती हैं, वो फसल पर आकर बैठ जाती हैं, पूरी फसल को नष्ट कर जाती हैं। द हिल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। उसने कहा अपने बच्चों से कि ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, इस बार हम सब लोगों को एक भी दाना हमारे खेतों का खाने को नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वह रात्रि उस परिवार के लिए दुखद थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, उन्होंने कहा जितनी भी हमने मेहनत की वो शून्य हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई भी नहीं उस घाटी में जो उनकी मदद कर सकता हो। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, उसने कहा हम सब इस वर्ष भूखे ही रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उस घाटी में जो एकांत घर था, अकेला घर था, उस घर के रहने वाले प्रत्येक सदस्य के हृदय में एक उम्मीद थी। वो उम्मीद थी कि ईश्वर उनकी मदद अवश्य करेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, उसने कहा, सब बच्चों को अपने समझाया, अपनी बीवी को समझाया कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, यद्यपि ये संपूर्ण विनाश जैसा है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, इस बात को हमेशा याद रखो, कोई भूखा नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसीलिए वो सब कहते हैं, सही कह रहे हैं, भूख से कोई भी नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. पूरी रात्रि लेंचो सिर्फ अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा। वो उम्मीद क्या थी? ईश्वर से मदद की। उसने जैसा कि जीवन में सीखा था कि ईश्वर की नजरों से कुछ भी नहीं बच सकता है, यहाँ तक कि इंसान के अंतर्मन में क्या है, वो क्या सोच रहा है, उसको भी ईश्वर देख लेता है। लेंचो was an ox of a man working like an animal in the field, but still he knew how to ride. लेंचो की तुलना बैल से की गई। क्यों की गई? क्योंकि बैल खेतों में कठिन परिश्रम करता है। पहले बैल ही हल को जोतते थे, तो उसकी तुलना बैल से की गई। क्यों? क्योंकि वो बहुत कठिन परिश्रम किया करता था अपने खेतों में, लेकिन इसके बावजूद भी वो लिखना जानता था। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अगले संडे को प्रातःकाल उसने एक पत्र को लिखना आरंभ किया। उसे वह स्वयं कस्बे में ले जाएगा और क्या करेगा? डाक में डालेगा। It was nothing less than a letter to God. यह ईश्वर के पत्र के सिवाय कुछ भी नहीं था। God he wrote, उसने पत्र में लिखा, हे भगवान, If you don't help me, my family and I will go hungry this year. यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष अवश्य भूखे रहेंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm ... उसने क्या लिखा उस पत्र में कि हे भगवान, मुझे 100 पेसोस की आवश्यकता है ताकि मैं अपने खेतों को पुनः बो सकूं और जब तक फसल कट कर नहीं आती तब तक मैं अपना जीवन यापन कर सकूं, क्योंकि ओलावृष्टि के कारण मेरी संपूर्ण फसल नष्ट हो चुकी है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. उसने लिफाफे के ऊपर सिर्फ ये लिखा, सेवा में भगवान, कोई एड्रेस नहीं लिखा, उस पर कहाँ जाना है, क्या किसको देना है, कैसे पहुंचेगा, कुछ नहीं लिखा। उसने सिर्फ लिखा, सेवा में श्री भगवान, और उसने उस लिफाफे के अंदर उस लेटर को रख दिया। बहुत परेशान था, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। उसने पोस्ट ऑफिस में जाकर एक डाक टिकट खरीदा और उस पर उसको जहां पेस्ट करना था उसको पेस्ट किया, और उसके बाद उसने लेटर बॉक्स में उस लेटर को डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक कर्मचारी था जिसे हम पोस्टमैन कहते हैं, डाकिया कहते हैं, जो कि पोस्ट ऑफिस में भी अन्य कार्यों में सहायता करता था। वो अपने बॉस के पास बड़े जोर जोर से हंसता हुआ गया उस लेटर को लेकर, और उसने वो लेटर अपने बॉस को दिखाया जो ईश्वर के नाम लिखा था।
नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने सेवा काल में डाकिया के रूप में जो उसने सेवा दी थी, उसने आज तक इस पते पर कभी भी कोई लेटर डिलीवर नहीं किया था। द पोस्टमास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बट almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." जो पोस्टमास्टर था वो थोड़ा सा तंदुरुस्त था, मोटा था, मित्रवत स्वभाव का था, जॉली नेचर का था। उसकी भी हंसी छूट गई, लेकिन वो तुरंत गंभीर हो गया। उसने लेटर को ऐसे टेबल पर थपथपाते हुए रखा और उसने एक टिप्पणी व्यक्त की। क्या कहा? व्हाट फेथ! कितना अटूट विश्वास है इस व्यक्ति का। किसमें? ईश्वर में। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरे हृदय में भी ईश्वर के प्रति ऐसी आस्था होती जैसी इस व्यक्ति के अंदर है जिसने पत्र ईश्वर के नाम लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो ईश्वर के साथ पत्राचार आरंभ कर रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। इसलिए उसने सोचा कि इस व्यक्ति की जो ईश्वर में आस्था है वो ना डिगे। उसने कहा मैं इसके पत्र का जवाब अवश्य दूंगा। बट व्हेन ही ओपन्ड इट, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब उसने उस पत्र को खोला तो यह पत्र से स्पष्ट था कि उसका आंसर देने के लिए सद्भावना, शुभकामना, स्याही और पेपर के अतिरिक्त किसी अन्य चीज की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने संकल्प पर दृढ़ था। He asked for money from his employees. उसने अपने कर्मचारियों से कहा कि भाई कुछ सहयोग दें ताकि इस गरीब व्यक्ति की मदद की जा सके। He himself gave part of his salary. उसने अपने वेतन का एक भाग दिया। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसके कई मित्रों ने इस दान पुण्य के कार्य में उसका सहयोग किया। It was impossible for him to gather the 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. एक साथ उसके लिए 100 पेसोज इकट्ठा करना असंभव था। वह उस किसान को आधे से अधिक पैसे भेजने में सफल रहा। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उसने उस धन को एक लिफाफे में रखा, लेंचो का एड्रेस उस पर लिखा और एक छोटा सा पत्र उसमें डाला। उस पर कुछ भी उसने नहीं लिखा, सिर्फ गॉड के रूप में एक हस्ताक्षर उसने कर दिए, सिर्फ गॉड लिखा, उसके अतिरिक्त उसने कुछ भी नहीं लिखा। The following Sundays, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार को लेंचो अपने यूजुअल टाइम से सामान्यतः आया करता था, उससे थोड़ा पहले आ गया ये पूछने के लिए कि क्या कोई पत्र ईश्वर की तरफ से उसके लिए आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. यह पोस्टमैन ही था स्वयं जिसने उसको पत्र सौंपा, और जो पोस्टमास्टर था, पोस्टमास्टर किसी भी पोस्ट ऑफिस का बॉस होता है, वह एक खिड़की से झांक कर देख रहा था कि उसने एक अच्छा कार्य किया और बड़ा संतोष का भाव महसूस कर रहा था कि उसने एक नेक कार्य किया है और उसने किसी गरीब किसान की मदद की है। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. लेंचो की ईश्वर में जो अटूट आस्था थी, उसकी वजह से उसको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि ईश्वर ने उसको पैसा भेजा है। ऐसी उसकी अटूट आस्था ईश्वर में थी। उल्टा वो नाराज हो गया जब उसने उस धन को गिना। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. वो क्या सोच रहा है कि ईश्वर तो गलती कर नहीं सकता, और ना ही ईश्वर लेंचो को इस बात के लिए मना कर सकता है। उसने पहली बार उससे 100 पैसे मांगे और ईश्वर उसको ना दे। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. तुरंत ही लेंचो खिड़की पर गया, उसने कहा स्याही दीजिए और पेपर दीजिए,
On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. सार्वजनिक लिखने की मेज पर उसने पत्र को लिखना आरंभ किया और अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयास में उसकी बाहों पर सलवटें पड़ने लगी। उसको गुस्सा आ रहा था कि ये पैसे कम क्यों आए हैं। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब पत्र उसने लिखना बंद किया तो वो खिड़की पर गया एक टिकट खरीदने के लिए। उसने उसको अपने थूक से इस तरह से चाटा और गुस्से में आकर उसने उसको इस तरह जोर से, फिस्ट मतलब मुट्ठी से, इस तरह से उसने उसको डाक टिकट को चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. अधिकतर हम देखते हैं पोस्ट ऑफिस में एक स्लॉट बना दिया जाता है दीवार में और उसमें से लेटर डाला जाता है और वो पीछे जाकर गिर जाता है। उसी तरह से वो पोस्ट ऑफिस था। जैसे उसने लेटर बॉक्स में स्लॉट से डाला, पोस्ट मास्टर उसको खोलने के लिए गया। इट सेड, उसमें क्या लिखा था? गॉड, हे भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। जिस धन की मैंने आपसे कहा था कि 100 pesos भेज दीजिए, उसमें से मात्र 70 pesos मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए मुझे शेष जो हैं भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी अति आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लेंच। लेकिन उसने एक कंडीशन लगा दी कि हे भगवान, अगली बार जब भी आप पैसोस भेजें 30 pesos, तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो सब बेईमानों का समूह है। डियर फ्रेंड्स, योर चैप्टर एंड्स हियर। द मॉरल ऑफ दिस चैप्टर इज दिस कि हमें विपत्ति के समय ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान पर भरोसा करना चाहिए। वह हमारी मदद दिस एंड दैट वे अवश्य करता है। दूसरा, आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोग बहुत अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन उसके प्रति उत्तर में उनके बारे में उल्टा सोचा जाता है, गलत सोचा जाता है। जिस तरह से पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में लेंचों ने सोचा, उन लोगों ने उसकी मदद की, किस किस तरह से उन्होंने पैसे को जुटाया और उसकी सहायता की। बावजूद इसके लेंचों ने उन्हें बेईमानों का समूह बता दिया। ऐसा अक्सर हमारे जीवन में भी होता है। इसलिए हमें इन चीज़ों से निराश नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। I will see you in next video with another topic. Till then, bye.